हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट्स इन वन शॉट। वन शॉट का मतलब कि आज के इस लेक्चर में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स का होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट को ख़त्म करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट करने वाले हैं अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक बाई डायरेक्शनल करंट होता है। बाई डायरेक्शनल करंट पहला पॉइंट, बाई डायरेक्शनल कैसे कि ये दो डायरेक्शन में चलता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एक्सिस आपकी तीनों में से कोई भी हो सकती है। आपका ये आई नॉट भी हो सकता है, ये वी नॉट भी हो सकता है और ई नॉट भी हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज पीक वैल्यू। तो ये भी जितनी ऊंचाई ऊपर होगी उतनी ही गहराई नीचे होगी। ये आपकी हाफ साइकिल ऑफ द रोटेशन होती है और ये फुल साइकिल होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, I क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम। और ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम लोग वी नॉट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज को। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से हम लोग E को रिप्रेजेंट कर सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज है, ये EMF है, ये पीक EMF है। बाकी सारे पैरामीटर्स हैव द सेम मीनिंग, सारे पैरामीटर की सेम मीनिंग है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ EMF या जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैसे जनरेट होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉम्बिनेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे पास। ठीक, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसे हम लोग क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। ये आपका लोड है। इसको हम लोग क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें फ्लक्स का पता होना चाहिए। तो यहां पे फ्लक्स क्या होता है? फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इट इज समवॉट सिमिलर टू फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यहाँ क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो आप ये समझिए एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सपोज करिए ये हमारे पास एक कार्ड है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये कार्ड है। कार्ड अगर ऐसे रखा है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। इफ द कार्ड इज प्लेस्ड लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, तो यहां पे थीटा क्या होगा? 0। ठीक, हमारी ये फील्ड है और ये कार्ड है। देखिए ये फील्ड है इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट और ये कार्ड है। तो इस कार्ड का मतलब इस कॉइल का एरिया वेक्टर क्या बनेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। अब देखिए कि आपकी फील्ड हो गई ऐसे, फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली अपवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? यहां से, यहां पे थीटा 90 कर दें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? यहां पे
बी ए कॉस 90 जीरो होता है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। अब मान लीजिए कि ये कार्ड जो है और ये फील्ड है, अब ये कार्ड क्या है, हमारा कॉयल है, इसको रोटेट कराते कराते हम ऐसे ले आए, तो हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ होगा या जनरेटेड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, नीचे से पहले एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। मतलब ये ऐसे था, अभी लगभग ना के बराबर फील्ड लाइंस कट कर रही थी, अब जैसे जैसे इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पीक मिल जाएगा ईएमएफ का। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऐसे था और ऐसे करते करते मैक्सिमम पे, अब क्या होगा, ये वापस आएगा, तो करते जैसे जैसे ये बढ़ा था वैसे ही ये घटना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अब ये नीचे आ जाएगा, तो ये ज़ीरो है और ये अब 180 डिग्री घूम चुका है। अब वही हाल इसका उल्टे वाले में होगा, तो ये पूरा जाएगा ऐसे, ये 360 डिग्री घूमेगा, इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। एंड दिस विल बी द पीक वैल्यू व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। अब समझिए कि ये फील्ड लाइंस है और ये 0 डिग्री पे था, अब थीटा हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में। ये प्लेन है, इसके डायरेक्शन में क्या होगा आपका एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में फील्ड है, तो आपका जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स आपका कितना आ जाएगा, बी ए, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। क्या है ये, तो मैक्सिमम फ्लक्स, तो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलपमेंट, तो ये आपका यहाँ से कंफर्म हो गया। फिर हम लोग आगे बात करेंगे मीन पैरामीटर्स की, तो आई मीन या कहें एवरेज, जिसकी वैल्यू होती है, इसको निकालते ऐसे हैं, 1/हाफ साइकिल लेते हैं और 0 से लेके टी हाफ तक और आई डी टी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आता है आई मीन इज इक्वल टू आता है 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक, फिर हमारा आता है ई मीन 0.637 टाइम्स ऑफ ई नॉट, फिर हमारा आता है वी मीन 0.637 टाइम्स ऑफ वी नॉट। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो IRMS की बात करने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर की। तो इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, यहाँ पे फुल साइकिल लेते हैं और 0 से लेके कहाँ तक जाते हैं, t तक, और यहाँ पे करते हैं I स्क्वायर dt। ठीक, तो आपका IRMS जो आता है दैट इज़ योर I0/√2 और I0 इज़ द पीक वैल्यू। फिर अगर हम लोग बात करें VRMS की तो होता है ये V0/√2। फिर बात करेंगे हम लोग ERMS की, ये होगा E0/√2। ठीक है, तो दीज आर द RMS वैल्यूज ऑफ करंट, वोल्टेज एंड EMF। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सर्किट्स की। अभी फिलहाल अपना नोट करिए इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे हम लोग ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स की। पहला है आर सर्किट। दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग तरह के सर्किट्स पढ़ेंगे हम लोग। आर सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टर लगा होता है और वोल्टेज सोर्स हमारा ऐसे होता है और ये आपका आर होता है और यहाँ पे होता है V = V0 साइन ओमेगा टी। हमें इस केस में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दैट मीन्स कि फाई कितना होता है यहाँ पे 0, दोनों सेम फेज में होते हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट है हमारा क्या, एल सर्किट। इसमें क्या होता है, एक इंडक्टर लगा होता है, इनपुट वही है V0 साइन ओमेगा टी, V = V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गया। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL होता है IXL और XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा क्या होता है 2πf मल्टीप्लाइड बाय, ओमेगा की वैल्यू 2πf मल्टीप्लाइड बाय L, जैसे कि यहाँ पे सर्किट में था, सीरीज में मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है थर्ड आपका, यहाँ पे जो आपका इम्पिडेंस होता है, कहाँ गया, यहाँ पे जो इम्पिडेंस होता है Z बराबर R होता है और यहाँ Z बराबर XL होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, सॉरी L की यूनिट हेनरी होती है, इसकी यूनिट ओम ही होती है, ठीक है। चलिए फिर आता है, अच्छा इस केस में होता क्या है, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय π/2 लैग करता है। मतलब यहाँ करंट की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री लैग कर रहा है। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं सी सर्किट। सी सर्किट में क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है और एक यहाँ वोल्टेज सोर्स एज यूजुअल जैसा कि सम में था V = V0 साइन ओमेगा टी और यहाँ पे होता है C और हम लोग निकालते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज 1/ओमेगा C। तो ओमेगा क्या होता है 2πf, तो 1/2πfc। यहाँ क्या होता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस, मतलब I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहला सर्किट है, 3 हो गए, ये चौथा सर्किट है, फोर्थ LR सर्किट। फिर हम लोग पढ़ेंगे CR सर्किट। तो LR सर्किट में क्या होगा, एक इंडक्टर होगा और एक रेजिस्टर होगा। यहाँ L होगा, यहाँ पे R होगा और ये यहाँ पे V = V0 साइन ओमेगा टी, सब की तरह एज यूजुअल जैसे पहले वाले सर्किट्स में था। रेजिस्टेंस में, इंडक्टेंस में, कैपेसिटेंस में, वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। एक चीज़ स्किप हो गई कि सी सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है IXC, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट लीड करेगा या लैग करेगा। भाई रेजिस्टेंस में तो प्योरली क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, मतलब उनका फेज डिफरेंस क्या होता है
जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर वाली प्रॉपर्टी आगे आएगी, और यहाँ पे कौन किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो जीरो है फेज डिफरेंस, प्रॉपर्टी किसकी आगे आएगी, कैपेसिटेंस की आएगी, मतलब यहाँ करंट लीड करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, करंट लीड्स, लैग्स वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस। ठीक है, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल। याद रखिएगा, सर्किट में अगर रेजिस्टर है तो बेस वोल्टेज हमेशा क्या लिया जाएगा, VR लिया जाएगा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर में क्या लिया जाएगा, VL लिया जाएगा। अगर कैपेसिटेंस वाला है, CR कर रहे हो सर्किट, तो यहाँ पे VC ले लिया जाएगा, और अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है तो दोनों का डिफरेंस ले लिया जाएगा, मतलब कि जो बड़ा होगा उसमें तो छोटे वाले को घटा देंगे। तो अब ये देखिए, सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में अगर यहाँ कर दें तो ये भी VL होगा, और ये हम क्या कहते हैं, ये एंगल हमारा फाई है, और ये हम कह देते हैं आपका ये E है। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जैसे अगर हम लोग इम्पीडेंस निकालना चाहें Z, तो यहाँ से हमारा Z क्या आएगा, याद रखिए, अगर R है तो R का स्क्वायर तो होना ही होना है, और प्लस अगर L है तो XL का स्क्वायर, और C है तो XC का स्क्वायर, तो यहाँ L है तो XL स्क्वायर, और दोनों होगा तो वहाँ पे दोनों पैरामीटर का डिफरेंस लिया जाएगा, चाहे वोल्टेज हो चाहे रिएक्टेंस हो। इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब यहाँ से अगर हम पावर फैक्टर निकालना चाहें, tan phi यहाँ पे लगाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा, VL अपॉन VR। VL क्या होता है, IXL, और VR क्या होता है, IR। तो यहाँ से आपको tan phi क्या मिल जाएगा, XL अपॉन R, तो phi की वैल्यू tan इनवर्स XL अपॉन R। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं CR सर्किट में। CR सर्किट में क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा और एक रेजिस्टर लगा होगा, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एज यूजुअल V = V0 साइन ओमेगा t। ये R हो गया, ये C हो गया। ठीक है, यहाँ किसकी प्रॉपर्टी आगे आएगी, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या बनेगा, ये VR, यहाँ पे क्या बनेगा VL, और बीच से क्या जाएगा E, इसी के VL कह रहा हूँ, C बनेगा ना, VC जो होगा वो बनेगा, दोनों होगा तो डिफरेंस। तो ये सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड क्या होगा, VC, ये फाई। तो यहाँ से Z = बेटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में, अगर R है तो R का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ C है, सॉरी कैपेसिटेंस है तो XC का स्क्वायर, और इंडक्टेंस है तो XL का स्क्वायर, दोनों हैं तो दोनों का डिफरेंस। ये आपका क्या हो गया, Z क्या है आपका, इम्पीडेंस है। Z आपका क्या है, इम्पीडेंस। ठीक, देखिए अब यहाँ से tan phi निकाल सकते हैं आप। tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब VC अपॉन VR, VC क्या होगा IXC अपॉन IR, कट जाएगा। तो tan phi आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, XC अपॉन R, तो phi = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। इतना नोट करें आप लोग, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट, ठीक। इंडक्टर लगा हुआ है,
कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है। V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये होगा L, ये होगा C, ये होगा R। पहला काम यहाँ पे क्या होगा कि एक हम इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। बेस में अगर रेजिस्टर है तो VR होगा, और कैपेसिटर है तो VL, VC, और इंडक्टर है तो VL, और दोनों है तो दोनों का डिफरेंस, तो VL डिफरेंस ऑफ VC। अभी हमें पता नहीं है कि इंडक्टेंस बड़ा है, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है या कैपेसिटेंस के अक्रॉस, बीच से निकलेगा इनके E। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन का यहाँ कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा VL डिफरेंस ऑफ VC, यहाँ लगा लें फाई। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इम्पिडेंस, मतलब कि Z इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस, जहाँ पे दोनों पड़ जाए, अगर XC था, अगर खाली कैपेसिटर होता रजिस्टर के साथ तो XC स्क्वायर, खाली इंडक्टर होता तो XL स्क्वायर, दोनों है तो दोनों का डिफरेंस, मतलब कि XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, इफ VL चलो फिलहाल अभी नोट करो, आगे बताते हैं, इतना करो। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, आपका XL और XC का डिफरेंस कितना आ जाए, 0, मतलब XL इज इक्वल टू क्या हो जाए, XC। XL क्या होता है, ओमेगा L, XC क्या होता है, 1/ओमेगा C। तो ये ओमेगा इधर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर कर देगा, और ये हो जाएगा 1/LC। ओमेगा से स्क्वायर हटेगा तो 1/√LC। ओमेगा की जगह लिखेंगे 2πf इज इक्वल टू 1/f को छोटा सा r लिख दो ताकि पता चलेगी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो √LC। तो फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1/2π √LC। ठीक है।